अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका और इसराइल ने एक गैर कानूनी एक हमला जो किया हुआ है ईरान के ऊपर, उसका अंजाम कार क्या होगा ये मालूम नहीं है। ईरान को शायद इस जंग को रवायती अंदाज में अगर जीतना नहीं है, हमारा अगर आम तौर पर जीत का तासुर ही होता है कि आपने दुश्मन को वाज़े शिकस्त दे दी है। ईरान का असल चैलेंज ये है कि उसको सर्वाइव करना है ये कुछ अर्सा, अगले 4 से 6 हफ्ते। इसी 4 से 6 हफ्ते के अंदर अमेरिका और यूरोप और इसराइल को वो भी तय करना पड़ेगा कि क्या उनकी इकॉनमीज़ बच जाएंगी सारे अटैक और जो कुछ दुनिया में डेवलपमेंट्स हुई हैं, या वो इसके नीचे ही दबकर वो कुछ और उनको करना पड़ेगा। इस वक्त जो तेल वाला कल क्राइसिस आया था हमारे सामने कि एक ही दिन में तेल की कीमतें $90 से चढ़ी और $120 तक पहुंच गई। आज वो वापस आई हैं। वापस इसलिए नहीं आई हैं कि सप्लाई बहाल हो गई है, बल्कि इसलिए आई हैं कि ट्रंप साहब ने पहले एक जोम में बयान दे दिया कि वॉर जो ईरान वाली है वो ख़ात्मे के तकरीबन करीब आ गई है, ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई है। फिर उनके वुज़रा को बयान देने पड़े कि नहीं अभी ये जंग जारी रहेगी। फिर ट्रंप साहब वो किसी वक्त कुछ भी कह सकते हैं, उनके ऊपर पाबंदी नहीं है। तो दोबारा उन्होंने कह दिया कि आज बड़े सख्त अटैक होंगे। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा जो हैं वो क्रूसेड का नाम लेकर अपने फ़ौजियों को वो कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमला जो है इस वक्त सबसे बेहतरीन है। और उनके जो सेनेटर्स हैं लिंडसे ग्राहम, वो अरब मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि इस जंग में हिस्सेदार बने, नहीं तो आपके साथ डिफेंस पैक्ट नहीं होगा। अब मज़े की बात यह है कि जब भी इस मिडल ईस्ट में क्राइसिस लाइक सिचुएशन पैदा होती है तो अमेरिका इसराइल के दिफा के लिए आगे आता है। अमेरिका इसराइल की जंग लड़ने के लिए आता है। अमेरिका सऊदी अरब के दिफा के लिए, कतर के दिफा के लिए आगे नहीं आता। कतर के ऊपर जब कुछ अर्सा पहले पीस टॉक्स चल रही थी और कतर के ऊपर इसराइल ने हमला किया, तो कतर की अल अदीद एयरबेस, जिस पे अमेरिका का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है इस इलाके के अंदर, उसी से ऑयल टैंकर्स वो उड़े जो हवा में जाके उन्होंने इसराइली जहाज़ों को रिफ्यूल किया और उन्होंने दोहा के अंदर ही जाके वो मिज़ाइल बरसाए। तो डिफेंस पैक्ट है कतर और अमेरिका के दरमियान में, लेकिन अल अदीद जो कतर के अंदर ही एयरबेस है, वहीं से जहाज़ उड़ के इसराइली जहाज़ों को फ्यूल दे रहे हैं कि ठीक है तुम कतर के ऊपर अटैक करो। बाकियों के साथ भी वो यही कुछ करेंगे। लिंडसे ग्राहम का आपको मैं बयान ज़रूर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि इससे बड़ी खुली धमकी हो नहीं सकती और नाइंसाफ़ी के ऊपर और गैर कानूनी बल्कि गुनाह वाली धमकी कहना चाहिए इसको। इंसाफ के ऊपर तो इसका ताल्लुक है ही नहीं है। एक तो जंग मुसल्लत किया आपने, इनोसेंट सिविलियंस को मार रहे हैं। आज बीबीसी ने एक इन्वेस्टिगेट करके ख़बर की है कि वो मिनाब के अंदर ईरान में एक स्कूल के ऊपर ईरान ने कहा था कि इन्होंने बच्चों के ऊपर हमला किया जिसमें 150 बच्चों की शहादत होगी, बच्चियों की। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके कहा कि ये अमेरिका का मिज़ाइल था टॉमाहॉक, और उन्होंने मिनाब के इलाके में जब एक पासदाराने इंकलाब के मरकज़ के ऊपर अटैक किया, उसी वक्त ये मिज़ाइल जाके स्कूल के ऊपर हिट हुआ है जिसमें स्कूल के 150 बच्चों की शहादत हुई है। तो ये तो शर्मनाक है, आपको शर्म आनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर कोई महज़ब मुल्क होता है ना तो माफ़ी मांगता कि हमारे इस हमले में एक बच्चों की शहादत हो गई है। तो उल्टा उनके वो जो लिंडसे ग्राहम साहब हैं वो सऊदी अरब को धमकी दे रहे हैं। सुन लीजिए बयान, फिर आगे चलते हैं प्रोग्राम में। You joined the Abraham Accords when nobody else would. You've been a great partner, but you said today publicly at the UN, your country would not be used to join the fight against the Ayatollah's regime. This is so disappointing. We need partners that will step forward in a fight that we can't afford to lose. But here's what I want to say to Saudi Arabia tonight. I'm willing to do a mutual defense agreement with your country to give you protection in perpetuity. Under the agreement I've been pushing, and I hope we can continue to talk about, if you're attacked by Iran, we would go to war for you. To Saudi Arabia, our embassy was hit in Riyadh. Do you not have an obligation to join the fight with us? You've yet to do that. So if you do not believe the American embassy being attacked in Riyadh would trigger mutual self-defense, maybe we shouldn't do a treaty with you. अमेरिका के इन तमाम ममालिक में, खित्ते के जितने ममालिक हैं, तब सब में उनके फ़ौजी अड्डे हैं। तो बहरीन के ऊपर बार बार अटैक होता है, तो बहरीन में अमेरिका का सबसे बड़ा इस वक्त बहरी बेड़ा मौजूद है, 5th फ्लीट जिसको वो कहते हैं। सऊदी अरब के अंदर उनकी बहुत बड़ी बेस है, कतर के अंदर उनकी बहुत बड़ी बेस है, कुवैत के अंदर उनकी बहुत बड़ी बेस है। तो सारे इलाकों के अंदर वो बैठे हुए हैं। यूएई के अंदर उनकी बहुत बड़ी बेस है, लेकिन किसी मुल्क की हिफाजत वो नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया और बिल्कुल सही काम किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब से ज़्यादा कोई नेचुरल अलाई इस काम के अंदर बनता ही नहीं है। ना सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब बल्कि इसके अंदर टर्की और चाइना को भी शामिल होना चाहिए, ताकि अपने दिफा को कभी भी कर सकें और मुस्तहकम भी कर सकें, ताकि जब इसराइल और इंडिया और दोबारा इनके कुजारहाना ज़ायम हो तो ये चारों मुल्क जम के खड़े हों और इनकी तरफ कोई आंख उठा के देख ना सके। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं उनसे इस बात करेंगे कि क्या करना चाहिए, ईरान में क्या होगा और बाकी ममालिक को, पाकिस्तान को हमें क्या करना चाहिए। स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान, सीनियर रहनुमा PMLN से,
जनरल तारिक रशीद साहब हैं, मारूफ डिफेंस एनालिस्ट, और सरदार मसूद खान साहब हैं, पाकिस्तान के नामवर सफारतकार और साबिक सदर आज़ाद कश्मीर। सबको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, आपसे स्टार्ट करूँगा। पहले आप बताइएगा कि ये जो ईरान के ऊपर एक गैर कानूनी जंग मुसल्लत की गई, ना UN सैंक्शनड है, ना कोई वजह है, ना कोई जवाज़ है, ऊपर हमला करके मार भी रहे हैं, कहते हैं सरेंडर भी कर दो, कभी कहते हैं आज और हमला होगा, कल ये होगा, साथ बाकी अरब ममालिक को भी धमकियाँ दे रहे हैं, सऊदी अरब को धमकियाँ दे रहे हैं। जी थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, जो भी इंटरनेशनल ऑर्डर बना हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तबाह हो गया जी, वो उसके अंदर जो भी प्रिंसिपल हमने तय किए थे वो तो इन्होंने ख़त्म कर दिए। वार के क्या असूल हैं? सेल्फ डिफेंस में कर सकते हैं, या उसके अंदर अमरीकी अपनी सेनेट से मंजूरी की बात कर सकता है, या UN के अम्ब्रेला के तहत आएगी, ये हो, इसके अलावा तो नहीं है। नहीं, बदकिस्मती से मगरबी तहजीब ने तरक्की करके जो असूल बनाए थे, हमें तहजीब सिखाने के लिए आते थे, वो तो उन्होंने मीडिया मेट कर दी। उसकी एक मिसाल आपने दे दी। मेरी मालूमात के मुताबिक 185 बच्चियाँ हैं जो ऐलान हुए, 1% नहीं है जो शहीद हुई हैं। और यकीन करें जिस दिन को उन्होंने काफन दिखाए थे ना, मैं देख नहीं सकता था। भारत जैसे भी हों, चाहे अमेरिका की भी मरती, हमें फिर भी दुख होता। लेकिन बहरहाल मुझे याद है कि कुरान मजीद की आयत जो आती है ना कि बेई यज़म बिन कुतलत, मैदान महशर में छोटी बच्ची पूछेगी, या खुदा मुझे बताया जाए कि मुझे क्यों मारा गया था। गालिबन ऐसे मौक़ों के लिए आयातें आती हैं। इज़राइल बदकिस्मती से अमेरिका और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की आउटपोस्ट है। ये खंजर मुस्लिम वर्ल्ड में बना खोपा हुआ है। हमारा यहाँ प्रॉब्लम क्या है? अब वहाँ हम अरब और अजम, मैं खुल के कह देता हूँ, शिया और सुन्नी की तकसीम में है। अरब सस्पिशियस हैं ईरान के ऊपर। पोस्ट ईरान के बाद जो आइडियोलॉजिकल एक्सपोर्ट का इशू था, उसने अरबों को और थ्रेट कर दिया। अरब जो हैं अमेरिका को देखते हैं, तो आपने सही कहा, डिफेंस कर नहीं सकते, इसलिए कि कभी भी अमेरिका इजराइल का वीज़ा भी तो आएगा नहीं, तो उनको खौफ तो सिर्फ ईरान रह जाएगा। ईरान का हाल हमने देख लिया है। ये इंतहाई ही खौफनाक सूरत हाल है। मेरा अपना ख्याल है कि हुकूमत पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप अवाम ने बहुत अच्छी एक मेचोरिटी का मुजाहरा किया है कि हमने अपनी कोशिश से ओमान और ईरान को भी एक तरफ लड़ाई से फारिग एक तक हटाया। अच्छी बात है। सऊदी अरब को भी एहसास दिलाया और ईरान को भी दिलाया हमने कि डिफेंस पैक्ट की वजह से। मैं आखिर में ये ज़रूर कहूँगा, आपकी बात से इत्तफाक करते हो, कि हमारी बका इस इलाके में अमेरिका से नहीं है। मेरा दोस्त है, मैं उसको गुड ह्यूमर में रखना चाहिए, अच्छे कर रहे हैं, रख रहे हैं उसको, लॉन्ग टर्म नहीं है। हमारा यहाँ मुकाबला या इंडिया से है, मुकाबला क्या, हमें खौफ जो है इंडिया से है, या अब असल में अगला ईरान के बाद हम इज़राइल है। ये दोनों मामलात में अमेरिका हमारा साथ नहीं देगा। तो हमारे लिए नेचुरल बात यही है, मैं आपको इंडोर्स करता हूँ कि सऊदी अरब से तो हमने कर भी लिया, ऐलान भी किया। अभी तुर्किया को भी ला रहे हैं, आ जाना चाहिए। चाइना शायद ना आए, लेकिन जितना भी करीबी, चाइना रशिया को भी जितना करीबी हम कर सकते हैं SCO के मार्फत लाएँ। और अगर इसमें इंडोनेशिया भी आता है तो उसके भी मुफीद, उसकी और वजूहात है। हमें अल्टरनेट ऑयल सप्लाई, इस तरह की चीज़ों का फ़ायदा होगा, तो हमें इस पर ठंडे दिल से सोचना चाहिए। जनरल साहब, आप क्या कहेंगे? पहले तो ईरान वॉर का बता दें, फिर अमेरिका का ये जो इस इलाके के अंदर दो रुखी पॉलिसी है उसकी भी वजाहत कर दें। देखिए, मैं जो बैरिस्टर साहब कह रहे थे ना कि नया वर्ल्ड ऑर्डर जो हमने बनाया, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट वो हमने नहीं बनाया। जिन्होंने बनाया वो खुद ही उसकी वायलेशन कर रहे हैं। हमें तो बताया गया कि ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है, और चाहे लिंडसे ग्राम बात कर रहा हो, और पेट हेग्सेट बात कर रहा हो, या बात कर रहे हो ट्रंप साहब, वो अमेरिकन की इंटरेस्ट को सामने रख के बात करेंगे। सर, वो हेक्सेट जो है वो तो क्रूसेड की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप देखिए क्रूसेड की वो बात, तो होली वॉर्स की बात अब बात देखिए, ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं कि हम ये जंग जीत चुके हैं, मगर पता नहीं ईरान कब शिकस्त मानेगा। मतलब अगर आप जीत चुके हैं तो उन्हें शिकस्त माननी चाहिए, यार कब मानेगा। और हेग्सेट साहब क्या कह रहे हैं कि जो है वो ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर डिसाइड हुए हैं, उन्हें चाहिए कि न्यूक्लियर का ऑप्शन छोड़ दें। ये देखें उनकी इनएबिलिटी और डिस्कनेक्ट बीच में बातचीत के। तो जो अमेरिका के वैसे एक्सक्यूज है, आपकी कतरकामी हो जाती है, क्योंकि डार साहब ने अब फ्लोर ऑफ द हाउस पूरी वजाहत की है। उससे पहले ओमान ने वजाहत की थी कि न्यूक्लियर के ऊपर एग्रीमेंट हो चुका था, उसके बावजूद हमला कर। और देखिए, बातचीत हो रही थी पहली दफ़ा भी, लास्ट ईयर जून में अटैक कर दिया बातचीत के दौरान, इस दफ़ा भी कर दिया। तो ये जो अमेरिका हमेशा इसराइल के साथ खड़ा रहेगा, हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए। और अब देखें, हम समझते थे कि 1948 से जब से बना है, 4 से 5 बिलियन डॉलर हर साल दे रहे हैं। अब रिपोर्ट आई कि पिछले 2 सालों में 23 बिलियन डॉलर दिया है। 11-12 बिलियन डॉलर हर महीने साल दे रहे हैं। देखें, अमेरिका इसराइल को दे रहा है, इतनी बड़ी सपोर्ट उनको ये कर रहा है।
और नेतन्याहू का तो सर्वाइवल इसी में है कि जंग प्रलॉन्ग करे और मैं वज़ीर आज़म रहूँ, वरना उसके तो अरेस्ट वारंट इशू हुए हुए हैं। ईरान देखें, ईरान जो है एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक सिविलाइजेशन है, एक उसकी हिस्टोरिक है पर्शियन एम्पायर की, और वो जोग्राफी लिहाज से दुनिया का उसको फोर्ट्रेस कहते हैं, चारों तरफ से माउंटेन्स में घिरा हुआ है। आज खबर आई कि 82nd एयरबॉर्न डिवीजन को तैयार कर दिया गया है, उसको कैरोलिना के पास, उसको कह रही तैयार हो जाओ, एक्सरसाइज वगैरह छोड़ो, यू कैन बी एयरलिफ्टेड एनी टाइम। मेरा ख्याल अगर और ले लिफ्ट किया तो इन बिल्कुल ही फंस जाएंगे, तो ईरान इनको एम्ब्रॉयल कर लेगा। आप कहते हैं कि बूट्स ऑन द ग्राउंड की तरफ जा सकते हैं? बूट्स ऑन ग्राउंड के देखें जाएंगे तो फंस जाएंगे ना, बिल्कुल फंस जाएंगे। कर तो सकते हैं, कैपेबिलिटी है, बट यह कि जैसे अभी तरह स्टेटेड ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सके, फिर भी नहीं कर सकेंगे। देखिए ईरान जो है अभी भी, आज भी उसने 50-60 उसने जो है स्ट्राइक हम मिसाइल दागे हैं इसराइल के ऊपर, और हमें तो मीडिया क्योंकि कंट्रोल्ड ही बाय है यूएस यहूदी लॉबी, तो पूरी खबरें भी नहीं आ रही, बट इसराइल की ठीक पिटाई हो रही है। और अगर और इसने 2 हफ्ते पिटाई की इसकी, ईरान ने इसकी इसराइल की, तो इन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है रिजीम चेंज नहीं हो रही, और ईरान को अब रियलाइज हो जाना चाहिए कि अगर न्यूक्लियर ऑप्शन पहले हासिल कर लेते, पिछले कई दहाइयों से सुन रहे थे कि हफ्ते दूर हैं, महीनों दूर हैं, एक स्क्रू दूर हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों उन्हें हासिल नहीं किया। और अब ये इतनी मार पड़ रही है, अल्लाह माफ़ी दे, और हम उनके साथ खड़े हुए हैं, तो अभी इन्हें मेरा ख्याल है कि उसको अभी ये मतलब रियलाइज हो गया है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। और दूसरी गलती ये हुई कि एयर डिफेंस कैपेबिलिटी बिल्ड नहीं की। मिसाइल तो देखें बनाए, मिसाइल तो हिट कर रहे हैं, तो अगर एयर डिफेंस भी थोड़ा पोर्टेट कर लेते तो अच्छा खासा ये नुकसान कर देते। और ये जो 2 चीजें उन्होंने अच्छी की हैं, एक अंडरग्राउंड टनल्स बनाई हैं, मिसाइल्स उनके पास अच्छे हैं, और एक ड्रोन सिस्टम उनका अच्छा है। अमेरिका की देखें वल्नरेबिलिटी या वीकनेसेस, अपना मालिक भाई के उसमें वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुला नहीं रख सके, और वो कह रहे हैं आप आके दिखाएं, वो ये कह रहे हैं कि अगर बंद किया तो हम तबाह को बर्बाद कर देंगे। भाई आप तो अपना जो है इब्राहिम लिंकन 400 किलोमीटर दूर पीछे ले गए हो, क्यों लेके गए हो पीछे भाई? 3 बेड़े हैं जी इस इलाके में, एक भी हुर्मुज़ के करीब नहीं लाए ना, जो लाए थे उसको 400 किलो, रिपोर्ट है 400 से 600 किलोमीटर दूर ले गए। भाई क्यों लेके गए हो? मिसाइलों की रेंज से बचाया हुआ, बचा रहे थे। तो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की इंप्लीकेशंस है ना, वो वर्ल्ड ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकते। सरदार मसूद साहब, आपको क्या नजर आता है क्या होने वाला है? अमेरिका मुझे लगता है कि उसको वाजे नहीं है कि क्या करना है। कभी वो कहते हैं हम जंग जीत चुके हैं, कभी कहते हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड की तरफ जाएंगे, हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं, कभी कहते हैं कि नहीं लंबी जंग नहीं, फौरन जाने के लिए तैयार हैं। कन्फ्यूजन है या जानबूझ के वो एक ब्लफ है जिसकी तरफ वो किसी और तरफ जा सकते हैं? कन्फ्यूजन भी फैलाया जा रहा है और जानबूझ के जो है वो तवज्जो को बांटा जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो अभी जिस तरीके से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ है, मैं ये कहूँगा कि जो ईरान की और अमेरिका की दुश्मनी थी, ये तकरीबन 47 साल की दुश्मनी है, लेकिन इसकी जड़ें पीछे जाती हैं। यानी जब वज़ीर आज़म मोहम्मद मुसद्दक़ को एक कू के ज़रिए बर्खास्त किया गया था, ये 1950s की बात है, और उसके बाद रज़ा शाह पहलवी को मुसल्लत किया गया था। उस वक्त जो है मोहम्मद मुसद्दक़ ने तेल को नेशनलाइज कर दिया था, और वो जो इनका ब्रिटिश यूरेनियन जो कार्टेल था उसको ख़त्म कर दिया था। तो उस वक्त से यहाँ जो है एक आग सुलगती रही जो सन 1989 में भड़क उठी। मैं तेज़ी से आता हूँ उसके बाद, मतलब तारीख़ में जाने की ज़रूरत नहीं कि इनकी दुश्मनी थी दोनों तरफ से। यहाँ ईरान में जो है नारे गूंजते थे मर्ग अमेरिका, और अमेरिका का भी हर सदर आके किसी न किसी तरीके से ईरान को ज़ेर करने की कोशिश करता था, कभी सद्दाम हुसैन के ज़रिए, कभी किसी और तरीके से, और वो अभी तक कामयाब नहीं हुआ। जब सदर ट्रंप आए हैं तो उसके बाद वो इस प्लेटफॉर्म पे आए थे कि वो जंगें ख़त्म करेंगे, और उसके बाद बाहर की जो जंगें हैं, बैरूनी जंगें, उनसे अमेरिका का हाथ खींच लेंगे और अपनी फोर्सेस को वापस मंगवा लेंगे, और अमेरिका फ़र्स्ट के मोटो के ऊपर वो अमल करेंगे। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि ये सेहूनी जंग तो है ही है, लेकिन इसे एक सैलिबी जंग का रंग देने की कोशिश की जा रही है। और आपने देखा होगा सदर ट्रंप जो है वाइट हाउस में बैठे हुए थे, और उसके बाद जितने इवेंजलिस्ट हैं, जो पास्टर्स हैं, वो आए और उनको फिर जो है उन्होंने उनके लिए दुआ की कि ये इस जंग में फ़तह याब हों। लेकिन पोप लियो ने ये कहा है कि यानी इस पूरी की पूरी मसीही बरादरी जो है इसकी तौसीक़ नहीं करती। उन्होंने कहा कि ये कोई सैलिबी या वो जंग नहीं है, ये जंग उन्होंने कहा गैर कानूनी है। ना आपने कांग्रेस से पूछा, ना आपने अक़वाम मुत्तहिदा से पूछा, और उसके बाद जो है हमला किया जिसमें ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, जो आप अपने इब्तदाई तारुफ में कह रहे थे। तो उन्होंने भी इस बात की तौसीक़ की है, और वो उनकी बड़ी अथॉरिटी है फॉर कैथलिक्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, एंड
कैथोलिक्स आउट नंबर प्रोटेस्टेंट्स। तो एक तो ये इसको इसलिए सलीबी और सेहूनी जंग का रंग दिया जा रहा है क्योंकि ये इसराइल के मकासद को आगे बढ़ाता है। दूसरी चीज़ मैं बताऊं कि हमें पहले जो है बिग पिक्चर देखनी चाहिए कि यहाँ बिग पिक्चर है क्या। बिग पिक्चर ये है कि इसराइल न सिर्फ ईरान को तबाह बर्बाद करना चाहता है बल्कि खलीजी रियासतें जो कि उम्मत मुस्लिम में सबसे खुशहाल तरीन रियासतें थी उनको भी मिसमार करना चाहता है, क्योंकि वो देख रहा है कि सऊदी अरब की ताकत बढ़ रही है, वहाँ एक माशी इनकलाब आ रहा है, वो स्ट्रेटिजिक एतबार से भी अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, अमेरिका से भी उनके ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। और ये जो है उन्होंने एक झांसा दिया अमेरिका को कि आप क्यों मांग तांग के ज़रिए इनसे जो है तेल लेते हैं, आप इनके ज़ख़ायर के ऊपर आके कब्ज़ा करें, वो ईरान के हों या इन खलीजी रियासतों के हों या गैस के ज़ख़ायर हों। और इस तरीके से ये वैसे भी वो कहते हैं कि ये ट्रूशल स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स जो थे वो जो इम्पीरियल यूनाइटेड किंगडम ने अमेरिका के हवाले की थी, तो अमेरिका की इनके ऊपर दस्तरस है और इसीलिए उनके सारे के सारे बहरी और फ़िज़ाई और ग्राउंड फोर्सेस के जो है अड्डे मौजूद हैं। और वो इनकी हिफाजत के लिए नहीं है, वो बल्कि जैसे कि आपने ख़ुद बयान किया कि वो इनकी हिफाजत के लिए नहीं थे इनकी, बल्कि एक जो है इनके टाइकून ने, आपने देखा होगा, एक अरबपति ने एक ख़त लिखा है सदर ट्रंप को और उसने एक बहुत वाज़ेह हकीकत की तरफ बल्कि एहतजाज भी किया है कि भाई आपको किसने इजाज़त दी कि आप हमारे इलाके को मैदान जंग बना लें। तो इस वजह से ये है कि हमें जो है बहुत ही एक लेज़र फोकस्ड अंदाज में ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान के मफादात कहाँ वाबस्ता हैं और पाकिस्तान जो है इस जंग से पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? हो रहा है। हमारे पहले भी चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान जो है इस वक्त तो यह है कि उसे अपने, मैं वही कह रहा हूँ कि मशरक़ी और मगरबी सरहदों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि हम हालत जंग में हैं। हिंदुस्तान जिसने जंग को मुअत्तल किया है, ख़त्म नहीं किया, और दूसरी तरफ से उसने जंग का आगाज़ करवाया अफ़गानिस्तान की तरफ से, वहाँ हम जंग लड़ रहे हैं। इस जंग को जारी रखना चाहिए और हमें अपनी सलामती को यकीनी बनाना चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि जो माशी चैलेंजेस आ रहे हैं पाकिस्तान को, वो तेल के हवाले से हों या उसके बाद जो है जो हमारी और दूसरे फाइनेंशियल लिंकेजेस थी गल्फ़ रियासतों से, उसकी वजह से जो हमारा निज़ाम दरहम भरम होगा उसे संभालने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरे जो है वो पाकिस्तान का सफारतकारी का रोल है। गुज़श्ता बरस जब अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया था, तो अमेरिका की दरख्वास्त पे सदर ट्रंप की जो उन्होंने जनरल आसिम मुनीर से दरख्वास्त की थी कि आप जो है इसमें किसी किस्म का सहूलतकारी का या किसी किस्म की जो अमेरिका और ईरान के दरमियान सियासी गुफ्तगू, सफारती गुफ्तगू को आगे बढ़ाने में किरदार अदा करें, और पाकिस्तान ने बड़ा तामीरी किरदार अदा किया। इस मरतबा भी जैसा कि आप ख़ुद अपने जो है इंट्रोडक्शन में कह चुके हैं और दूसरे जो शरका हैं उन्होंने भी कहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने वही गुफ्तगू, वही सफारती गुफ्तगू तेहरान और रियाद और दूसरे कैपिटल्स में बढ़ाई है, और वो सर तोड़ कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमें इस बात का इदराक और एहसास है कि ये हमला सिर्फ जो है किसी एक मुल्क के ऊपर नहीं, ये उम्मत मुस्लिमा के ऊपर है। और इस जंग का जिस तरीके से भी इख्तिताम होता है, इसका विनर, इसका फातेह अमेरिका नहीं होगा। अमेरिका को बहुत भारी नुकसान पहुँचने वाला है। लोग उसका मुकाबला कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम से, जिसकी जो एम्पायर थी उससे सूरज गरूब नहीं होती थी, और जब उन्होंने सुएज़ के ऊपर हमला किया और हमला करवाया तो उनकी जो है जो एम्पायर धड़ाम से गिरना शुरू हो गई। लेकिन चूंकि उन्होंने अपनी इम्पीरियल बटॉन अब यूनाइटेड स्टेट्स को दी हुई है, तो इस वजह से यूनाइटेड स्टेट्स को इस पे बहुत भारी नुकसान होगा। और दूसरी तरफ जो है लेकिन फातेह इसराइल होगा, क्योंकि वो ग्रेटर इसराइल में अगर वक्त नहीं लगता है तो अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि लबनान में उसने अब तक 460 लोगों को मार दिया है, 460 लोगों को बेदर्दी से मारा है। और मैं समझता हूँ कि ये जो ईरान के बारे में भी आदाद शुमार आ रहे हैं, ये बहुत ही मोहतात हैं, क्योंकि वहाँ बहुत वसी पैमाने पर तबाही हुई है। ईरान वाले भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भी जो अमरीकी लोगों को, बहुत अमरीकी जो फ़ौजी हैं उनको बहुत वसी पैमाने पर निशाना बनाया है, और इसराइल भी जो अपनी कैजुअल्टीज़ नहीं बता रहा। लेकिन अल्टीमेटली इसमें फातेह जो है वो इसराइल है। और क्योंकि जहाँ तक आपने एक सवाल ये भी पूछा था कि जो उनके अहदाफ हैं, तो उनके अहदाफ वाज़ेह हैं। बेस्ट ज़फरुल्लाह साहब से बात कर लें, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। बेस्ट ज़फरुल्लाह साहब, आजकल ये जो ग्रेटर इसराइल वाला है, इसको अगर आप सामने रखें तो अभी लेबनान का तज़किरा किया सरदार मसूद साहब ने। लेबनान तबाह कर दिया उसने, सीरिया तबाह कर दिया, जॉर्डन उसके मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। यूएई इज़ वेरी क्लोज एलाई ऑफ इसराइल राइट नाउ।
सऊदी अरब को वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा इसराइल। आपको इस इलाके की सूरत हाल नज़र कैसे आती है? देखिए, ये अफसोसनाक है, आज की बात नहीं है। थोड़ा ज़रूर हिस्ट्री देखना चाहिए कि हमारी हमाकतें क्या हैं। जब तक उसको आप नहीं देखेंगे आगे तो आप बढ़ नहीं सकते। 1880s में थियोडोर हर्ज़ल ने कहा कि हमने इसराइल बनाना है। हम सोए रहे, हम कहते हैं खिलाफत है कि उस्मानी तो मौजूद थे, यहूदी आ रहे थे, ज़मीनें खरीद रहे थे ना, हम बेच रहे थे। 1930 के दिसंबर में कायरा में इकबाल ने कहा, मुसलमानों 8 करोड़ रुपया सिर्फ चाहिए। उस ज़माने के हिसाब से ये ज़मीनें रहन पे हैं इसराइलियों की, इनको दे दो अरबों को, ताकि इसराइली ज़मीनें ना ख़रीदें। हमने 8 करोड़ उस वक्त नहीं दिया। 48 में जंग हुई, आधा इसराइल आपको फ़लस्तीन मिलता था, आमने लेने पे आपने हमला करके क्या किया आपने। 56 देख लें, 67 में क्या हुआ, वो आपका वेस्ट बैंक भी ले गए, आपका गज़ा भी ले गए, फिर यरूशलेम भी ले गए आपसे। 73 में कैंप डेविड मिन्नत तरला करके ओस्लो कार्ड 22% वो आपको देते हैं AB जोन में करके। ये है आपकी हिस्ट्री। अब बात ये, यहाँ प्रॉब्लम क्या है? 100 सालों में पूरा इलाका हाथ से गवा दिया। भाई इतना ही हो गया अपनी हमाकतों से। और लोग कह रहे थे, इकबाल कह रहा था, दुनिया कह रही थी, उनके कल नहीं आता। वही जज्बाती आज तक कायम है। इसराइल को स्ट्रांग करने में सबसे बड़ा हाथ इस इलाके में पता है किसका है? अरब अजब की कॉन्फ्लिक्ट का। हम तो अरब से बात नहीं करते ना। 79 में रेवोल्यूशन आया, दे स्टार्टेड टॉपलिंग ईरान, अपना सऊदी अरब, बहरैन, सीरिया का मसला भी आपको पता है, इराक का और हूतीस का। ये बात ख़त्म करनी पड़ेगी अगर दोनों ने ज़िंदा रहना है। तो इस इलाके में सबसे क्रूशल इशू ये है, अरब और अजम की डिवाइड को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। बारी बारी मारेगा इसराइल आपको। इसराइल 51 स्टेट नहीं है, ये ऐसी स्टेट है अमेरिका की और यूरोपियन यूनियन की जो एक स्टेट उन सबको कंट्रोल करती है। या दैट्स ट्रू। तमाम एकेडेमिया इनका है, ज़ायनिस्ट के हामी हैं, तमाम यूनिवर्सिटियाँ इनकी हामी हैं, तमाम मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इनका हामी है कि नहीं? थिंक टैंक सारे इनकी। हमारे पास है क्या? नोबेल प्राइज़ तो वो लेते हैं। हमें एक लंबा मंसूबा बनाना पड़ेगा, ठंडे जज्बात से हट के। 10 साल, 20 साल, 50 साल, उसमें क्या किया जा सकता है? मेरी फिर गुजारिश होगी, सबसे बड़ी डिवाइड 1400 साल से है, जनरल साहब ने भी कहा है, जब तक आप इसको डिवाइड ख़त्म नहीं करेंगे ईरान वर्सेस अरबों की, ये बारी बारी मारेगा। सेकेंडली, हमें बचाने के लिए डिफेंस कैपेबिलिटी, जैसे कुरान ने कहा ना, अब्दुलहम मस्ततातुम, आप अपने मजबूत करो। आपको अब देखना कि फ्यूचर वार किसका है, ये कन्वेंशनल आर्मी का नहीं है। आपको उसको देखना पड़ेगा, आपको डिफेंस ठीक करना पड़ेगा, और आपको उन मुल्कों को समझाना पड़ेगा जो अब्राहमिक अकार्ड के चक्कर में इसराइल की गोद में या इसराइल की तरफ सॉफ्ट हो रहे हैं। उनको समझ आ जाएगी अभी कि अभी हुआ क्या है। उनको साथ मिलाना पड़ेगा, नारे बंद करने पड़ेंगे, डेथ बार अमेरिका, डेथ बार इसराइल, तो फिर उनको भी डेथ का हक देते हैं आप। ये नारे हमें बंद करने पड़ेंगे। और भले अगर स्ट्रेटेजिकली कुछ जज्बातियत में 2 कदम टेक्टिकली रिट्रीट करना पड़ता है ना, करके अपने हाउसेस को ठीक करें। अपनी हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। मसलन मैं आपको बताऊँ, हम डाइवर्सिफाई कर रहे थे ऑयल का, आप इकॉनमी के आदमी, हमारी तेल की तो एक ही शेशारग है ना, ईरान की डबनी ना बन सकती है, तापी नहीं हम बना सके, कासा हम मिला सके। हम कुछ कर लें कि ईस्टर्न बॉर्डर ईस्ट से कोई ले आएँ, रास्ता बनाएं अपना। हम जो एक रास्ता बनाना चाहते हैं, हम सादा तपी का इधर से नहीं आता था, कम में भले तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान कहीं से लेके आनी पड़ती है। चल, हम ज़रूर ये काम करें कि हमारी जो है ना हालत बहुत बहुत ख़राब है। अपनी वल्नरेबिलिटीज़ कम करें। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी हमारी, इकोनॉमिक बेपनाह हमारी ज़्यादा। अभी आप देखें, जंग शुरू नहीं हुई, अभी आई नहीं है, और हमारे यहाँ प्रॉब्लम। एक फ़िक्रा भी और कहूँगा, ये जज्बातियत हम छोड़ दें कि ईरान जीतेगा अमेरिका को पता है कि कोई अपोजिशन नहीं है, कोई रजीम चेंज नहीं होगी, हर कोई को पता है, दुनिया को पता है, तालिब इल्म हर एक को कि अमेरिकी ट्रुप्स नहीं आएंगे। एक ही पर्पज़ है, ईरान की कमर तोड़ना। क्यों? ताकि इजराइल सेफ रहे। कमर वो तोड़ जाएंगे। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जनरल तारिक रशीद साहब, इस वक्त पाकिस्तान के लिए चैलेंज कई तरह से हैं। अभी इन्होंने इकनॉमिक चैलेंजेस का तज़किरा किया था। ईस्टर्न नेबर आपका तैयार बैठा हुआ है, वो कहता है संदूर 2 किसी वक्त भी शुरू हो जाएगा। अफ़गानिस्तान वाली साइड हम जंग लड़ रहे हैं, ईरान के अंदर इस वक्त अमेरिका और इसराइल हमला कर रहे हैं। हमारी इकनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ खुल कर सामने आई हुई हैं। हमें कोई कम्प्रीहेंसिव प्लान के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हम बातें करके सिर्फ काम चला रहे हैं, मेरे ख्याल में वो दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल, देखिए अब तो चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं। यहूद और हनूद का नेक्सस, इंडिया पींगे बढ़ाता रहा ईरान के साथ भी, अरब स्टेट के साथ भी, और हिंदू टेंपल बन गए यूएई में,
और इस जंग से पहले एक दिन पहले चले गए 25-26 तारीख को मोदी साहब इजराइल, वहाँ उनकी पॉलिटिकल कैंपेन में भी हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही भी कह रहे हैं कि अडानी साहब की इन्वेस्टमेंट है उधर चाबहार में, वहाँ अदर स्ट्राइक मत करें, बाकी जगह आप कर लें। और मोसाद और इजराइल के एजेंट्स पकड़े गए देखें ईरान के अंदर, तो गेम खुल चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो रिस्ट्रेंट शो किया है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ ने अगेंस्ट ईरान, उसमें भी पाकिस्तान का बड़ा रोल है। हमारी स्पेशली मिलिट्री डिप्लोमेसी ने बड़ा रोल प्ले किया है। और फिर खबरों में भी आया कि प्रिंस खालिद बिन सलमान के साथ जाके हमारी फील्ड मार्शल साहब मिले, तो हमने उन्हें समझाया। और अब देखें लिंडसे ग्राम ने जो बात की है वही कि हमने उन्हें समझाया कि भाई आप थोड़ा रिस्ट्रेंट शो करें, और लिंडसे ग्राम साहब खुल के आ गए। वो तो धमकियाँ दे रहे हैं ना। हाँ, वो खुद तो धमकियाँ दे रहे बैठे देखें। तो दैट धमकियाँ देने का मकसद है कि अमेरिका एट बाय हर सेल्फ ये ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकता। खुद अपनी बेस है सऊदी अरब के अंदर अमेरिका की, धमकियाँ उनको दे रहा है। 2,500 बंदा है प्रिंस सुल्तान जो एयरबेस है, 2,500 से ज़्यादा बंदा उस बैठा हुआ है। तो आप देखें कि धमकियाँ देने पे आ गए कि वो खुद करने के काबिल नहीं रहे। तो ये इनकी जो वीकनेसेस हैं वो बड़ी खुल के आ चुकी हैं और मुसलमानों को रियलाइज करना हो जाएगा। सर लेकिन ये जो फर्क है ना अरब और मुस्लिम, लास्ट समिट जो कॉन्फ्रेंस हुई उसका हेडिंग थी अरब मुस्लिम समिट हेड ऑफ स्टेट्स। तो आप देखिए कोई अरब मुसलमान में फ़र्क है। हम तो समझते हैं कि मुसलमान एक हाथ की मानते हैं, एक हाथ की 5 उंगलियां, एक जो पूरे जिस्म की तरह है, एक को तकलीफ पहुंचे तो पूरे जिस्म को तकलीफ पहुंचती। हमें तो ये सिखाया गया, उसी तहत हमने अफगानिस्तानियों को भी गले लगाया, उसी तरह मिडिल ईस्ट को भी हम सपोर्ट करते रहे, ईरान के साथ भी खड़े रहे। बट एक वक्त में ईरान और लीबिया ने हमें देखे काफ़ी बिट्रे किया। मैं डॉक्टर न्यूक्लियर और हमें अच्छे खासा टाइट रोप पे कॉर्नर कर दिया। जनरल साहब पूरी दुनिया हमें मुसलमान समझती है, हम एक दूसरे को नहीं समझते। तो हमें ये हमारे अंदर कोई खराबी है दिमाग के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई बात जो करता है ना अरब और मुस्लिम या शिया और सुन्नी, वो मेरे ख्याल है मुसलमानों के खिलाफ है, वो बिका हुआ है और वो मुसलमानियत को अंडरमाइन कर रहा है, उसके खिलाफ काम कर रहा है। जो हमें यूनिटी है को प्रमोट करना चाहिए, जो यूनिटी है मुस्लिम वर्ल्ड की, उसको डिवाइड करता है वो। चाहे हम अरब हैं, चाहे शिया सुन्नी, हम सब मुसलमान हैं भाई। बात की बातें ये हैं, एक घर में 4 बच्चे हों, उनकी आपस में थिंकिंग नहीं मिलती, हम 1.5 अरब से ज़्यादा लोग हैं देखें, तो उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है। पर जो कुछ भी है हम मुसलमान हैं, हमें इसमें कहना चाहिए। जहाँ तक पाकिस्तान का तल्लुक, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। देखें पाकिस्तान की इस वक्त जो पोजीशन है, बिकॉज ऑफ वेरी सक्सेसफुल एंड एस्ट्यूट पोलिटिकल डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है, अब अमेरिका की उसमें स्पेशली ट्रम्प साहब की पर्सनल इंटरेस्ट है। उनकी अपनी जहाँ उनकी जो बिजनेस कंपनीज हैं वो यहाँ के $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करके गए हैं। अच्छा, इस तरह से चाइना हमारे साथ खड़ा हुआ है। आप देखें वो बिल्कुल उसका फेज 2 सीपैक का स्टार्ट हुआ है। ट्रम्प के इशू के ऊपर मैं एक चीज कहूंगा, मैं ये कहूंगा ट्रम्प से बना के रखनी चाहिए, बिगाड़नी नहीं चाहिए, वो स्टुपिडिटी होगी, लेकिन ट्रम्प की चापलूसी की भी कोई लिमिट हमें सेट करनी पड़ेगी। हमें पता होना चाहिए कि ट्रम्प हो या लिंडसे हो या वो अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक बात करेंगे। हमें अपनी नेशनल इंटरेस्ट सामने रख के, हमने क्रिप्टो ट्रम्प को दे दी, हमने उसको रेकोर्डिक का तू ले ले, हम उसको बाकी कहते हैं ऑयल तू ले ले, ऑफशोर में तू आ जाए। हमने दे नहीं दी, हमने उनसे एग्रीमेंट किए हैं, उनके इंटरेस्ट। विटकॉफ का बेटा है वो जो कौंसिल को हेड कर रहा है, जो अल्टीमेटली तो ट्रम्प की कंपनीज का विटकॉफ का बेटा जो है ना। देखिए हमने उनसे डील की है, उनके इंटरेस्ट को अपने अंदर लेकर आए हैं, उनके स्टेक्स डाली हैं पाकिस्तान के अंदर। बट मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिसीज है ना, वो पाकिस्तान को सामने रखते हुए बनाई जा रही है। बल्कि अभी वो ताज़ा ये चल रही है जो PIA का वो एक होटल है रूजवेल्ट, उसके अंदर भी हम ट्रम्प साहब को कह रहे हैं, वो कुशनर को कह रहे हैं कि तू आजा, तू बना यहाँ पे। ये PTI ने भी किया था। और देखिए इसी में हमारी बका है कि एक तो अपने अंदर यूनिटी पैदा करें, जो 4 सूबे हैं जहाँ पाकिस्तान की बात हो, पार्टी को पीछे करें, पाकिस्तान की बात करें। हम पाकिस्तान हैं, हम एक हैं, और पाकिस्तान की चाहे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, चाहे जोग्राफी हदूद की, पाकिस्तान सबसे पहले जी, सबसे पहले। सरदार मसूद साहब, एक जो चीज़ रिसेंटली ट्रम्प के बयान से और अमरीकी अहदेदारों के बयान से नज़र आ रही है, वो कुर्दों को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ईरान के अंदर जो ईरानियन बलूचिस्तान है उसके अंदर उस एलिमेंट को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ज़माने में अफ़गानिस्तान के अंदर ये इसी तरह अलकायदा के लोगों को ये बनाया था, इन्होंने अरब मुजाहिदीन को लेकर आए थे, फिर इन्होंने जब वो तालिबान वाला पूरा ग्रुप और अलकायदा इनके हाथ से निकली, फिर इन्होंने दाइश को पूरा खड़ा किया। पहले वो किसी और जगह थी, सीरिया थी, फिर अफगानिस्तान में हमारे बॉर्डर के ऊपर तोरा बोरा के करीब ला के इन्होंने उनको रीग्रुप किया। अभी ये दोबारा कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ जा रहे हैं, उधर कुर्दों को और इधर ईरानियन बलूचिस्तान के अंदर। जी, ये इसराइल की देरीना हिकमत अमली है, वो ईरान को सिर्फ तबाह बर्बाद नहीं करना चाहता, वो उसे मुनक़सम भी करना चाहता है, उसे कई हिस्सों में बांटना चाहता है। उसका एक तो यह है कि फ़ारस जो इलाका है उसमें जो इनका एक बड़ा इलाका है जिसमें 60 मिलियन के करीब लोग हैं, आउट ऑफ 92 मिलियन पीपल,
उनको वो जो है खाना जंगी का शिकार करना चाहता है। बाकी जो उसकी परिफरी पे सूबे हैं, मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान, सीस्तान, फिर जो है कुर्दिस्तान, खुज़िस्तान और आज़रबाईजान, इनको हिस्सों बखरों में तकसीम करना चाहता है और उसके लिए उसकी बाकायदा एक हिकमत अमली है, क्योंकि उसने इससे मिलती जुलती चीज़ें लिबिया में की हैं, फिर यही तजुर्बा उसने इराक़ में भी किया है और सीरिया में भी किया है, ताकि ये एक मज़बूत और यकजहती वाली रियासत ना हो, ये टुकड़े टुकड़े हो जाए। उसके लिए कुर्द का कार्ड उन्होंने खेलने की कोशिश की। एक दिन उनके बयानात भी तब्दील होते रहते। एक दिन उन्होंने कहा कि कुर्द जाएंगे और वो कुर्दिस्तान के इलाके में जाके हमला करेंगे। कुर्दों की तादाद इतनी नहीं है कि वो ईरान में कोई बगावत उनकी कामयाब हो सके, क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल माइनॉरिटी हैं। आज़रबाईजानी जो है बहुत ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर वो कोई तकरीबन 15 से 20 मिलियन के करीब है। इनकी तादाद जो है बहुत कम है, 2% के करीब होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस वजह से ये कोई बहुत बड़ा वहाँ यानी इनकलाब बर्पा नहीं कर सकते थे। ताहम एक ही दिन के बाद सदर ट्रंप ने कहा कि हमने उसके बारे में सोच विचार की थी, लेकिन हमने उसको तर्क कर दिया है, इस प्रपोज़ल को तर्क कर दिया है। तो लेकिन ये है कि जो ईरान है, एक मज़बूत ईरान, वो जो है जो मौजूदा हुक्मरानी निज़ाम हुक्मरानी के तहत हो या कोई मुतबादल निज़ाम हुक्मरानी के तहत हो, वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है इसराइल के लिए। और अगर आप चले जाएं 1980s में, बल्कि 70s में चले जाएं, शाह के बयानात देख लिए, उसने भी जो है इसराइल मुखालिफ बयानात दिए हुए हैं। उसके बाद जो है उसके रवैया भी बड़ा तुंदो तेज़ हो रहा था जब तेल की कीमतें बढ़ाई गई। तो दोबारा चले आइए इसी तरफ कि रियासत की यकजहती को तोड़ना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने बहुत मैसिव पेनिट्रेशन की हुई है, क्योंकि मोसाद के एजेंट मौजूद हैं, CIA के एजेंट मौजूद हैं। उसका फ़ख्रिया ज़िक्र करते हैं उनके अमेरिका का वज़ीर दिफ़ा कि उनकी इंटेलिजेंस दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस है, यही सदर ट्रंप भी कह रहे हैं। और मोसाद ने अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा भी किया है। वो जो गुज़श्ता बरस जो जंग हुई थी जून में, उसमें उसके बाद जो है ये जो अभी हाल ही में वहाँ मुज़ाहरे हुए थे, उसमें उनके एसेट्स बाकायदा मौजूद थे और उन्होंने मुज़ाहिरों को मुश्तइल किया और उनके बाद कत्ल व गारत गरी का एक सिलसिला शुरू किया। जब ईरान की तरफ से रद्द अमल आया तो उसके ऊपर जो है सारी दुनिया ने तनकीद शुरू की, इस वजह से कि उसमें जो ज़ेर अताब आने वाले थे या जो एक्सिक्यूट होने वाले थे वो ईरान के या अमेरिका के ऑपरेटर्स थे, यानी डुअल नेशनैलिटी वाले थे या कोई और किसी न हीले बहाने से वहाँ काम कर रहे थे। तो इसलिए ये जो है जिस तरफ आपने इशारा किया है उसका बहुत शदीद ख़तरा है और उसका मलबा पाकिस्तान के ऊपर गिरेगा, क्योंकि जब आप बलूचिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ जो बलूचिस्तान की अलहदगी पसंदी की तहरीक है उसे ईरान के लिए ख़तरा है, और हिंदुस्तान ने ईरान को बेस बना के, ईरान के मतलब उनके जो स्पाई नेटवर्क है रो, उससे मोसाद के साथ कोलैबोरेट करके पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके में जो है हमले करवाए, दहशतगर्दों से हमले करवाए हैं। और ये उनका एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है। ये मुनज़्ज़म नेटवर्क उस वक्त बेनकाब हुआ जब गुज़श्ता बरस की जंग में पता ये चला अहले ईरान को या उनकी क़यादत को पता चला कि ये जो हिंदुस्तानी एजेंट थे ये इसराइल के लिए भी काम कर रहे थे और हिंदुस्तान के लिए भी काम कर रहे थे। तो इस वजह से उनको थोड़े से मतलब उनका होश ठिकाने लगा, वरना वो भी हमारे जो एहतजाज को मुस्तरद कर दिया करते थे। सरदार मसूद साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। बहुत सेंसिटिव इशू है और इसके ऊपर हमें मजीद बात करनी चाहिए और अपने को भी वाज़ेह करना चाहिए। सरदार मसूद खान, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान, जनरल तारिक रशीद साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।